नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का एमसीक्यू करेंगे। दृष्टि की जो बुक आती है ना, साइंस की बुक आती है दृष्टि की, उसके पीछे का एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको पता है, मैं जो भी बेहतरीन चीज़ मिलता है मुझे बीपीएससी के लिए, जो चीज़ ज़रूरी होता है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आप 70 एमसीक्यू ही होंगे, इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। साइंस के सारे एमसीक्यू बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आप जब करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके। और कल मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था कि अभी आप लोग किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने बताया कि 67th बीपीएससी के लिए ही अभी पढ़ रहे हैं। उसी के लिए पढ़ना, आज आए कल आए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आयोग की तरफ से, उसके बाद अपनी पढ़ाई का तरीका बदल सकते हो आप। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक मान के चलो कि 28 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। और आज का टेस्ट जो है वो शाम तक अपलोड होगा। थोड़ी सी समय के अभाव के कारण मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ आज। ओके, शाम तक मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। ओके। और करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चंस बाकी है उसको भी हम लोग जल्दी से निपटा लेंगे कुछ दिनों में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन्स क्या होते हैं। साइंस का क्वेश्चन है और ज़रूर ध्यान से करना है, एक एक क्वेश्चन को लगाना। ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, विटामिन्स क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। अगला है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्या बोला मैंने, सहायक आहार कारक कहा जाता है ना। विटामिन्स जो होते हैं ना, वो शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए उसको सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का, विटामिन। तीसरा है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे कौन कौन से होते हैं। जो धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में हमें चाहिए होता है वो कौन कौन से ऐसे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं सारे। तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये वो चीज़ हैं जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है, बिना इसके आपका शरीर नहीं सही रह सकता है। चौथा है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में। प्रति यूनिट पूछा है यहाँ पर, प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा। आपको पता है एनर्जी के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वसा। वसा में एनर्जी ज़्यादा मिलता है, तो प्रति यूनिट कैलोरी वसा में ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। 5 नंबर है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किस चीज़ के लिए, सेब जो हृदय के मरीज हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, केवल पोटेशियम के लिए सेब जो है वो बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और खाना चाहिए। जो भी हृदय के रोगी हैं उनको तो ज़रूर ही खाना चाहिए, सामान्य लोगों को भी खाना ही चाहिए। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उनका क्या काम होता है हमारे शरीर में, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों को संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन था छठा का। दूसरा है कि ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको सारे आंसर सही लग सकते हैं। सी है कि ये शरीर में चयापचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मूल काम यही होता है कि चयापचय जो होता है हमारा, उसको नियंत्रित करना। ओके। 7 नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी। ये गलत है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, आप सबको पता होगा। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, कैलोसिस होती है। अब बेरी बेरी किसकी कमी से होती है, थायमीन की कमी से होती है, जो कौन सी विटामिन होती है, विटामिन B1 होती है। तो ज़रूर ध्यान रखना, विटामिन से एक क्वेश्चन ज़रूर टकराते हैं आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किस में। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिर्च में, कुम्हरे में, मटर में, मूली में। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, मिर्च में पाया जाता है। इनमें से विटामिन सी सर्वाधिक। अगला है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। 10वां है कि विटामिन
में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में भंडारित होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा विटामिन बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन सी ऐसा है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता। उसके अलावा ये विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में भंडारित हो सकता है। ये क्वेश्चन तो हर साल ही पूछा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, यानी कि विटामिन के की आवश्यकता होती है। 12 नंबर है, निम्नलिखित क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? आंत में जो जीवाणु रहते हैं वो किसको संश्लेषित करते हैं? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों। ये दोनों ही आंसर होना चाहिए इसका, जरूर ध्यान में रखना। ए और सी दोनों ही होगा इसका आंसर। अगर ई रहता यहाँ पर बीपीएससी में तो हम ई आंसर मानते। इसका दोनों ही सही है, ये दोनों ही आंत के द्वारा संश्लेषित हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 13 का क्या आंसर हो जाएगा? आम, और सबको पसंद भी होगा। ये विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित कौन सा है? 14 का क्या आंसर हो जाएगा? गेहूं अंकुर का जो तेल होता है ये विटामिन ई के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विटामिन ई का भरपूर स्रोत होता है ये। अगला है, निम्नलिखित किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये पूछा है आपसे। हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन ए। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन ए का अगर हमारे शरीर में निर्माण होता तो हमें बाहर से उसके स्रोत नहीं लेने पड़ते। 16 नंबर है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कई ऐसे लोग होते हैं जिनको स्वप्न याद नहीं रहता, तो उनके अंदर एक खास तरह के विटामिन की कमी होती है ना। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन 6 जिसके अंदर कम होगा वो स्वप्न ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबैलामिन, पायरिडिऑक्सिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। मैच करो इसको जल्दी से। रेटिनॉल का क्या नाम होता है? रेटिनॉल का नाम होता है विटामिन ए। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। उसके बाद से टोकोफेरॉल है, बी का क्या आंसर हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। साइनोकोबैलामिन से क्या होता है? तो घातक रक्त अल्पता हो जाती है। पायरिडिऑक्सिन से मानसिक व्याधि हो जाती है। तो ए का 4 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए और डी का क्या था? डी का 2 होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का 2, सी का 1, बी का 4, ए का 3। ए का 3 था ना? हाँ, तो चलो सी हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको एक बार खुद से भी मैच करके देखना और सारे विटामिनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ये भी याद रखना आप लोग। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से सूची मैच करने के लिए आपको दिया गया है। टाइलिन रक्त में एंटीनोजेन को एंटीओजिन्स में बदलता है, स्टार्च में पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, वसाओं को जल अपघटित करता है, मृषण पेशियों स्मूथ मसल्स जो होता है में सिकुड़न पर प्रेरित करता है। इधर दिया टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन। अब इसको मैच करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है तो इसको मैच करते हैं। तो टाइलिन का क्या हो जाएगा? स्टार्च को पचाने में टाइलिन मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन रक्त में एजिओटेंसिनोजोन जो है उसको इसमें बदलता है। बड़ा ही ट्विंग टेस्टर है, आप लोग पढ़ लेना। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो ये मृषण में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें सिकुड़न को पैदा करता है ऑक्सीटोसिन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 18 का आंसर दिया हुआ है ए। ओके, अगला है फिर से मैच करना है। विटामिन तो कैरेटीन से मैच हो गया, इसमें मैच एक ही क्वेश्चन मैच है। एंजाइम तो पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम होता है एक तरह का, क्या करता है? ये पचाने में मदद करता है, खाने को पचाने। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं ये दोनों हार्मोन होते हैं। और प्रोटीन तो प्रोटीन कैरेटीन से मैच करता है। ओके, विटामिन क्या होते हैं? कैरोटीन होते, प्रोटीन कैरेटीन। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किस में? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूँ में। बहुत ही अच्छा आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन में पाई जाती है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, पुशअप वगैरह मारते हैं, तो वो अगर वेजिटेरियन है तो उनको सोयाबीन खानी चाहिए, है ना। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से पूछा है। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली भी बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। दौड़ जो लोग लगाते हैं उनको ये सब करना चाहिए, जिनको अच्छी बॉडी बनानी है। अगला है कि मानव के बाल और नख में निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? आपके बाल और नाखून में। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, किरेटिन। किरेटिन मौजूद होता है।
प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये गलत दिया है एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में। ओके, बाकी यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, या उदासी से लड़ सकता है। तो एमिनो एसिड और टायरीन के बारे में ये तीनों कथन सही हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटीन है। 25 से निम्न से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर है बी, करौदा। करौदा में आयरन बहुत ही अच्छा तरीके से पाया जाता है। इसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी, नहीं तो बता देता। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है किस चीज़ का? तो एमाइलोज बहुत ज़्यादा होते हैं बासमती चावल में, इसीलिए इसके दाने पकने पर बिल्कुल लंबे से हो जाते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? 7.2% मात्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? जैव रूपांतरण जो होता है, तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आप सबको पता होगा, एटीपी से एडीपी में जब बदलता है ना, तो वही हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है। वहीं पर ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में बदलती है। निम्न से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत पूछा है आपसे, तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? दूध। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत ये नहीं माना जाता। बाकी पपीता बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन ए पहुंचाता है, और आम और गाजर ये तीनों तो आपको खाना चाहिए। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन कहाँ पर होता है? केराटिन, तो ये त्वचा में उपस्थित होता है। ओके, अगले पर चलते हैं। अगले इस क्वेश्चन पर आप लोगों को किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ। हमारे शरीर के अंग हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पर सबसे अधिक देर तक खाना ठहरता है? पहले का क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी आंत में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? देखो, जिह्वा जो हमारे होता है ना, उसके इस भाग का स्वाद अलग होता है, इस भाग का अलग होता है, इस भाग का अलग होता है। जैसे अग्र भाग का होता है मीठापन के लिए, खट्टे के लिए होता है आपका पीछे का भाग होता है, तीखापन के लिए कोई भाग नहीं होता। तीखापन जो होता है ना, जो मिर्च खाने पर आपको लगता है, वो एक्चुअली में जलन होता है ना, उसका कोई स्वाद नहीं होता। तीखापन आपको जीभ पर भी रखोगे तो भी आपको तीखा लगेगा, और कभी किसी स्किन पर रगड़ कर देखना तो भी वहाँ पर जलन होती है ना। लेकिन कभी आप किसी नमक को अगर आप अपने हाथ पर रगड़ते हैं तो आपको कुछ पता चलता है? नहीं ना। लेकिन अगर मिर्च रगड़ते हो तो पता चलता है। तो तीखापन कोई स्वाद नहीं होता, एक्चुअली में वो जलन होती है जिसके कारण हमें स्वाद महसूस होता है उसका, है ना। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? खट्टे भाग का कहाँ से पता चलता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, पार्श्व भाग से, पीछे के भाग से खट्टापन पता चलता है, और आगे भाग से मीठापन का पता चलता है। ओके, लार निम्न से किसके पाचन में सहयोगी होती है? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? स्टार्च जो होती है वो उसको सहयोगी होती है पाचन में। जो लार होती है, लार में हमारे स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है लार से ही। ओके, इसीलिए जब आप रोटी को चबाते हो, निगलने से ठीक पहले आपको जो मीठा लगता है ना, वो इसी कारण से। ओके, तीसरे का आंसर ए हो जाएगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। एमिनो एसिड जो होता है उससे जो एनिमल वाले प्रोटीन होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, इसीलिए उसको प्राथमिक प्रोटीन भी माना जाता है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड चाहिए। ओके, प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब समझे क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। जब भी संश्लेषण की बात आए तो उस चीज़ का निर्माण हो रहा है। ओके, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों को विचार कीजिए। कर लेते हैं। वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आता है। बहुत ही खराब हिंदी लिखा हुआ है। अगला है, ये आईएएस का क्वेश्चन होगा पक्का। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नालिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके बीपीएससी में बिल्कुल नहीं पूछेगा।
7 है कि मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये सबको पता होगा, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, डायलिसिस कहा जाता है। 8 है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है यही है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। एंजाइम का एंजाइम मुख्यतः करता क्या है, तो हमारे पाचन क्रिया को ना बढ़ा देता है ना, उसको तेजी लाता है। एंजाइम मुख्य रूप से उत्प्रेरक का काम करता है। पित्त का स्रोत क्या है, 9 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी यकृत। यूरिया किससे संश्लेषित होता है, किसमें संश्लेषित होता है यूरिया, 10 का क्या आंसर हो जाएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, यकृत में ही संश्लेषित होता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, 11 का हो जाएगा अम्लीय होता है, तभी हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन संभव हो पाता है। हमारे पेट में HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है ना, तो इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति में होगा तभी उसमें जठर में प्रोटीन पाचन संभव हो पाता है। निम्न में से कौन सा सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। रक्त तो कहाँ पर बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। हमारे शरीर के बैक जो है हमारा पीठ के में जो मेरु रज्जु लगा हुआ है उसी के जगह पर बोन मैरो होता है, वहीं पर रक्त का निर्माण होता है। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, और किडनी का काम पूछा है आपसे कौन सा सही है, तो 12 का आंसर बहुत ही आसान, सबको पता होगा। ये क्या करता है, ये मात्र रक्त की माध्यम को शुद्ध करता है ना, शुद्ध करता है, प्यूरिफिकेशन करता है रक्त का। वृक्क से प्रति मीटर औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, प्रति मिनट पूछा है, और ये बहुत ही तेज़ हमारा वृक्क काम करता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा बंधुओं, 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। 14 है निम्न में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये हमारे मानव गुर्दे का काम नहीं है। एंजाइम मूलतः क्या है, अभी मैंने पूछा था, 15 का क्या आंसर हो जाएगा, ये मूलतः क्या है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, ये प्रोटीन ही होते हैं एंजाइम मूलतः, बहुत बार पूछा है, इसको जरूर ध्यान में रखना, प्रोटीन होते हैं और ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, किसको, एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए जाइमेज। ओके, अगला है कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है, तो 17 का आंसर तो मैं 3 बार बचा चुका हूँ, एंजाइम ही होता है। लिपिड्स को पाचन निम्नलिखित में कुछ की उपस्थिति में होता है, लिपिड्स का पाचन होगा निम्नलिखित किसकी उपस्थिति में होता है, 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पित्त अम्ल और लाइपेज मिलना चाहिए तभी लिपिड्स जो होते हैं उनका पाचन हो पाएगा। मुख्य रूप से वसा की पाचन की बात कर रहा था ये। अगला है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन से पाचक एंजाइम नहीं है, ये पूछा है, मानव तंत्र में इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाचक के काम नहीं करती है, तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा गैस्ट्रीन जो है वो पाचन का काम नहीं करती है, बाकी ये तीनों ही एंजाइम जो है ये पाचन में सहायक होते हैं, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन। 20 है कि हमारे आहार में सभी प्रोटोनों की पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है, क्षुद्रांत में। अगला है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। जो क्षुद्रांत होता है सारी प्रोटीनों का पाचन यहीं पर नहीं होता, ये गलत है स्टेटमेंट है। एक मैं ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यूपीएससी हो बीपीएससी हो कहीं भी, जहाँ पर लिखा जाए ना अतिवादी शब्द जैसे सभी, उसके बाद से क्या आएगा, मात्र यही होता है, इस तरह के शब्द जहाँ पर दिखे ना कि फोर्स कर रहा है किसी एक ही चीज़ में सब कुछ होता है, तो वहाँ पर अक्सर वो ऑप्शन गलत होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। यूपीएससी में जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ सिखाया गया था किसी ज़माने में, और हम लोग खुद से भी यही अप्रोच होता है कि जहाँ पर अतिवादी शब्द आपको मिले उस चीज़ को, उस ऑप्शन को काटने की कोशिश करना। अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का भी लगाना जरूरी होता है। आपको पता है यूपीएससी की मैं बात बताऊँ, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन ऐसे पूरे पेपर में होते हैं यूपीएससी के, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। 35 क्वेश्चन ही ऐसे पूरे पेपर में होते हैं जिनको कोई भी 100% श्योरिटी के साथ बोलता है कि हाँ मुझे ये 35 क्वेश्चन आते हैं, अगर आसान पेपर होगा तो। बाकी जितने होते हैं क्वेश्चन उसको गेस करना होता है बंधुओं, है ना, गेस करना होता है आपको, बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, अक्सर दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन ही होता है ना।
तो इस तरह के चीज़ें वहाँ पर आपको काम है। जैसे लिख दिया यहाँ पर सभी प्रोटोनों का पाचन केवल एक ही जगह होता है। तो इसको आप अगर नहीं भी आपको आता हो, बीपीएससी में तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नहीं भी आता हो तो भी इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग गलत कर सकते हो। इस ऑप्शन को समझ रहे हो, कुछ बता रहा हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का हो जाएगा एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाते हैं। और हमारा शरीर ग्लूकोज जरूरी होता है, वो ही मुख्य रूप से एटीपी का काम करता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना संलग्न होता है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ए क्षुद्रांत है ना। अगला है मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? श्यानता विस्कोसिटी की बात कर रहा है। 23 का क्या आंसर हो जाएगा? रक्त में प्रोटीन की मात्रा होती है, वही हमारे रक्त के विस्कोसिटी का कारण होता है। ओके, अगले पर चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव कौन सा है? ये पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है, ये तो फैक्चुअल है। एसीटेबुलेरिया, ये एक कोषीय जीव, सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है एसीटेबुलेरिया। ओके, जरूर ध्यान में रखना है इसको। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए पूछा है तो आपको सबको पता होगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके पास अपना डीएनए भी होता है, जिसके पास अपना केंद्रक भी होता है, और ये पावर हाउस भी होता है। सारे एटीपी ऊर्जा में यहीं पर कन्वर्ट होती है। निम्नलिखित किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। चौथा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है बंधुओं, यूपीएससी ने इसको स्टेटमेंट बना के पूछ लिया था। तो चौथे का आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो पाँचवें का क्या आंसर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है डीएनए। अभी मैंने बताया न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लियस में भी गोल्जी काय वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का अपना होता है। बिल्कुल आत्मनिर्भर टाइप का इंसान होता है, मतलब अंग होता है ये। निम्न से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बार बार रिपीट हो रहा है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। निम्न से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक होता है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो जानते होंगे ना, सेल दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। एक में केंद्रक होता है, एक में केंद्रक नहीं होता है। इस तरह से पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर बंधुओं। प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन के संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? प्रोटीन के निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा बी, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहा जाता है, वही प्रोटीन के संश्लेषण में मददगार होते हैं, है ना। इसको जरूर ध्यान में रखना। ये तो आपको सेल का बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, सेल चैप्टर जो पढ़ते हैं, और सेल चैप्टर से तो 1-2 क्वेश्चन आते ही है। अगला है निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, लाइसोसोम्स को कहा जाता है, लाइसोसोम्स। अगले पर चलते हैं, 10 नंबर, और ये आईएएस का क्वेश्चन होगा 2002 का। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई नया विकास हुआ होगा उससे क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का। इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। बीजपुटी अवस्था व भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वास्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीविता हो सकती हैं। यूपीएससी की सबसे बड़ी खराबी कि वो ऐसी भाषा में लिखता है कि उसको आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाता। वैसे इसका चारों स्टेटमेंट सही है, इस तरह क्वेश्चन पूछता भी नहीं है बंधुओं, ये उस समय करंट अफेयर है। 11 नंबर है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो 11 का आंसर बहुत ही आसान है, ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। फॉस्फोलिपोप्रोटीन जरूर ध्यान में रखना। इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी का नज़र गया, क्वेश्चन टफ बनाने के लिए पूछ सकता है आपसे। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से ही बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट से किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता बंधुओं। इससे क्या होता है ना, इससे एनर्जी मुख्यतः प्राप्त करते हैं। जब भी शरीर में किसी चीज़ का निर्माण होगा तो प्रोटीन और वसा मुख्य रूप से होते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना, प्रोटीन के ही। और प्रोटीन की पहचान क्या होती है? जलने पर बहुत ही तीखा गंध आता है। जैसे अगर आपने अंडा का ऑमलेट वगैरह कहीं देखा होगा, कितनी तेज़ गंध आती है,
तो ये प्रोटीन की पहचान होती है। जैसे बाल कहीं पर जलता है तो कितनी तेज़ गंध आती है। तो किसी भी चीज़ का, शरीर का जो आपका निर्माण हुआ है मुख्य रूप से उसमें प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन होता है, कार्बन होता है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, तुलनात्मक रूप से मैं कह रहा हूँ, है ना। ये मुख्य रूप से शरीर को एनर्जी पहुँचाने का काम करता है। ए और बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग सारा स्टेटमेंट पढ़ लेगा, मैं ये पढ़ देता हूँ। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के बारे में ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन कर सकती है। गुणन मतलब खुद को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है ये अंग के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। अगला है ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। इसका ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतःद्रव जालिका और कोशिका कला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो कोशिका सेल होते हैं वो दोनों ही मतलब पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। मूल रूप से एक ही अंतर होता है, वो है कोशिका भित्ति का। समझ रहे हो ना। अगला है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती हैं? तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। 15 का आंसर हो जाएगा पौधे के सेलों में पाई जाती हैं। और सेलुलोज को इंसान नहीं पचा सकता है, इसलिए घास वगैरह जो होते हैं, कोई बोलता है मैं घास खा के रह लूँगा, वो गलत होता है। मतलब साइंटिफिक तौर पे वो गलत होता है, क्योंकि घास पचा नहीं सकता इंसान, है ना। सेलुलोज को जानवर ही पचा सकते हैं केवल और केवल, ओके। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पौधे की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। तो बंधुओं, इसमें हमने 70 के करीब में क्वेश्चंस किए हैं। अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा दृष्टिया इसके इसी तरह से साइंस के क्वेश्चंस का, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मूल रूप से क्या है, कंटेंट मैं आपको अच्छा प्रोवाइड करवाता हूँ, ये तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। साइंस के क्वेश्चंस बेहतरीन थे ये, इसको करना 2-3 बार, जो मैं करा रहा हूँ उसको करना, ज़रूर आपका कल्याण होगा, ओके। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।